नारी को नारायणी की तरह पूजने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया, जन जन को सेहत का उपहार दिया और रोजगार के अवसर देकर जीवन को खुशहाल बनाया है। सपनों को सच कर दिखाया, हर घर जल पहुंचाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कोंडागांव में सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लिया आड़े हाथ। कोरबा में बीजेपी नेता के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई। गोपाल मोदी के ठिकानों पर दी दबिश। नान घोटाले से जुड़े मामले में कर रहे जांच। रायपुर में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए दागे कई सवाल। चुनावी सरगर्मी के बीच मानपुर मोहल्ला में बीजेपी नेता की हत्या। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। और गरियाबंद में गुजराती समाज ने किया गरबे का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने गरबे में लिया हिस्सा। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए और वहीं मंच पर तीखे तेवरों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाते बनाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक को भी चुनौती दे डाली। आपको बताते चले कि अपना पक्ष रखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने रेल, प्लेन, तेल सभी बेच डाला है और अब उनकी नजर अब बस्तर के बास्तानार पर है और जैसे ही सत्ता में आएंगे बस्तर का खनिज अडानी को बेच देंगे। वहीं धान खरीदी पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर सीएम ने सीधा हमला करते हुए कहा कि 2024 में तो डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी बोनस तक नहीं दे पाए थे। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का घेराव किया। जिंदा है, आवाज की चिंता है। अब लबाड़ी मार के चल रही इसकी धान हम खरीदता। मैं रमन सिंह से पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार है 2014 में, केंद्र में मोदी जी से, राज्य में रमन सिंह जी से 10 क्विंटल खरीदने फैसला कौन करी है? ये आंदोलन करें हम तो 15 क्विंटल छूटता है और बोनस में कौन बंद करे? 2 साल के बोनस बांचे हैं नहीं बांचे हैं? मोदी जी के रमन सिंह बंद करी थी डबल इंजन की सरकार। हाँ, 56 लाख मीट्रिक टन, आज खरीदे थे 107 लाख मीट्रिक टन। ये साल तो जब से हम कहें 20 क्विंटल खरीदो, ये साल 1.25 लाख किसान संख्या बाहर 1.25 लाख। 2023 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है और जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। वहीं आपको बताते चले कि इसी तिथि को कोंडागांव विधानसभा के विधायक प्रत्याशी मोहन मरकाम और केशकाल विधानसभा के विधायक प्रत्याशी संतराम नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नामांकन भरा। इस दौरान मौके पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी
सप्तगिरी शंकर उल्का भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जिले के तीनों सीट से कांग्रेस और प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कर कोंडागांव पहुंचे और जहां समय को देखते हुए हेलीपैड से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 83 से मोहन मरकाम, केशकाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 82 से संतराम नेताम के नामांकन फॉर्म को जमा किया गया और इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता के साए में ईडी ने धमतरी और कुरुद जैसी जगहों में राइस मिलों के दरवाजे खटखटाए हैं और जिससे दोनों ही जगहों पर काफी हड़कंप भी मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में ईडी ने कुरुद के राइस मिलर और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोशन चंद्राकर के घर और दफ्तर को खंगाला है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से उनके कोई भी जानकारी जो है वो हाथ नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि वहां से कुछ ऐसा दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जिसके बाद उन्होंने मार्कफेड का रुख किया और अब मार्कफेड का दफ्तर भी ईडी के द्वारा खंगाले जाने की जानकारी मिली है। पता चला है कि ईडी की टीम धमतरी डीएमओ सुनील सिंह के दफ्तर में भी पहुंची है और जहां उनकी ओर से काफी देर तक दस्तावेज खंगाले जाते रहे और अब ईडी के हाथ क्या लगा और कितना लगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। कोरबा, दुर्ग और तिल्दा में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी मिल रही है कि राइस मिलर्स और कारोबारियों के यहां पर नान घोटाले से जुड़ी जांच के संबंध में रेड पड़ी है। वहीं आपको बताते चले कि रायपुर के तिल्दा नेवरा में तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और वहीं कोरबा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और व्यवसायी गोपाल मोदी के घर पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। वहीं आपको बताते चले कि सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने गोपाल मोदी के सीतामढ़ी स्थित निवास पर रेड डाली थी और जहां 5 सदस्यीय टीम ने उनके ठिकाने पर दबिश दी। बताते चले कि गोपाल मोदी वर्तमान में बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष हैं। वे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इस बार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने युवा चेतन यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। आपको बताते चले कि टिकट फाइनल होने के बाद चेतन यादव शहर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय शहीद पार्क पर कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं स्वागत के बाद यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया और इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार के राज में तंग हो चुकी है और उन्हें इससे मुक्ति दिलाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। साथ ही शहर को धार्मिक और सुंदर शहर बनाने का वादा करते हुए चेतन यादव ने कहा कि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास अस्थायी परमिट है जो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। जी, आज टिकट का फाइनल नहीं है। टिकट की जगह जनता उज्जैन शहर की जो व्यर्थ थी, परेशान थी, भ्रष्टाचार से डर रही थी, गुंडागिर्दी से, यहाँ जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने चयनित करके जनता के बीच में भेजा है और ये दोनों हाथ जोड़ के विनती की है कमलनाथ जी ने कि इंसाफ करिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार, गुंडों की सरकार को पलट डालिए, शिवराज को इस जड़ से उखाड़ के फेंकिए। उज्जैन शहर को शांत, खूबसूरत और धार्मिक नगर बनाना है। हम रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के दौरे लगातार कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 5 साल में बीजेपी ने क्या किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में डाले हैं। धान खरीदी को लेकर बड़े फैसले किए हैं और आम जनता के लिए लगातार कार्य भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी दमखम से मैदान में उतरेगी। मैं सिर्फ इन नेताओं को आज आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं
भाई भाजपा वाले आओ, पर ये तो बताओ तुमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है। ईडी सीबीआई छोड़ दो, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या है। उन योजनाओं को बताओ कि 5 साल में हमने ये छत्तीसगढ़ को दिया है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, करीब जो नेशनल अवार्ड होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय 65 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के तमाम मद होते हैं, उनमें 65 पुरस्कार मोदी सरकार ने बघेल सरकार को दिए। 65। तो जब जिस राज्य को आप अपने विरोधी राज्य को 65 पुरस्कार दे रहे हो, उसके खिलाफ आपकी बोलने की नैतिक मेहर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम घोषित किया गया है और जहां एक और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए विधानसभा मेहर का बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि दूसरी ओर पार्टी के भरोसे पर मोहर लगाने के लिए श्रीकांत चतुर्वेदी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सभी मंडल के प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ लेकर लगातार क्षेत्र में गांव-गांव, गली-गली में जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में विधानसभा के अमदरा क्षेत्र पहुंचे और श्रीकांत चतुर्वेदी ने अपनी लाडली बहनों, वृद्धजनों और युवाओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास और जनता जनार्दन की सेवा ही मेरा पहला और आखिरी लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2023 रहा और इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में हजारों की संख्या में बाइक और पैदल रैली के साथ बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार शराबबंदी का वादा उनके द्वारा किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास गरीबों के का बनने नहीं दिया गया और जिसे बीजेपी की सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। लेकिन नारायणपुरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार कश्यप जी के फॉर्म फाइलेशन में उपस्थित रहने का मुझे अवसर है। मैं छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी जन, छत्तीसगढ़ के हमारे सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग उसने मन बना लिया है, वो बदलाव चाहते हैं। कांकेर जिले के अति संवेदनशील और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग और कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके मंतूराम पवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चले कि अनूप नाग को कांग्रेस के से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट नहीं मिला और जिसके कारण बगावती रुख अख्तियार कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं आपको बताते चले कि मंतूराम पवार ने पहले से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कहना उचित नहीं होगा। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। लगातार जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है, मेरे पूरे परलकोट क्षेत्र के
अंतागढ़ विधानसभा के क्षेत्र सुदूर गांव के माता बहनें सब आहत हैं और लगातार फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जब मैं टिकट से वंचित हो गया कहने के बाद वही जनता, वही वोटर्स, वही मेरे लोग मुझे लगातार कहते रहे कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। सागर में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इसमें सागर विधानसभा से निधि सुनील जैन को भी मौका दिया गया है और जिसके बाद निधि जैन शहर के हृदय स्थल 3 बत्ती पहुंची और जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती इलाके में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां भी बांटी थी। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम कमलनाथ का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिले में 4 महिलाओं को टिकट दिया है। % पास हुआ और उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड में 4 महिलाओं को 50% आरक्षण हुआ है और 4 महिलाओं को सीट दे दी विधानसभा की। इतना बड़ा और हम लोग 4 महिलाएं जीत के आने वाली हैं। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर हम जा रहे हैं। चुनाव होता है तो वो तो चुनौतियां होती ही हैं। हर पार्टी के लिए चुनौती होती है, सामने वाली पार्टी के लिए भी, और अगर थर्ड फ्रंट भी आता है, सबके लिए चुनौती का ही विषय होता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज को, अपने शहर को किस तरह प्रभावित कर पाते हैं, ये हम पे निर्भर। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बीजेपी नेता बिरजू राम तारम के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि मामला औंधी चौकी क्षेत्र के सरखेड़ा गांव का है और बताया जा रहा है कि 56 साल के बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बिरजू राम के घर हथियारों से लैस कुछ अज्ञात लोग पहुंचे थे और इस वारदात में जो है नक्सलियों के हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार मैनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के किसानों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है और अपने निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि जहां जिलाधीश से मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने अपना मांग पत्र अपर कलेक्टर अविनाश भोई को सौंपा और जहां पर कांदा डोंगर कुल्लेश्वरे दाई संघर्ष समिति खोखमा के अध्यक्ष चित्रसेन नागेश के अनुसार खरीफ सीजन में बारिश कम होने से धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और जिसको लेकर किसानों ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जिस पर शासन प्रशासन के द्वारा अमल नहीं किए जाने से किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है और जिसको लेकर किसानों ने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का ऐलान किया है। करता हूं लेकिन पानी के अभाव कारण मैं रोप नहीं पाया। उसका धान भी बोया था, धान भी 82 रोपा, कुछ नहीं हो पाया, पूरा धान जल गया है। तो अभी तक के हम लोग सरकार को आवेदन कलेक्टर महोदय को 6-9 को दिए थे, अभी वर्तमान में अभी भी आके दिए हैं, उसका कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग किसान लोग आक्रोश होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम लोग जो है ना सहकारी समिति खोखमा के अंतर्गत 11 पंचायत के
प्रतिनिधिमंडल के द्वारा आए हुए हैं और कलेक्टर महोदय को मिलना था, किंतु दौरा के कारण अभी हम अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप करके आए हैं, जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। अब अपर कलेक्टर महोदय लिए हैं और 18/10/2023 को बैठक हुई थी, हमारी 11 पंचायत की बैठक, जिसमें हम 6/9/2023 को कलेक्टर महोदय को आकर के भी इसके संबंध में हम ज्ञापन सौंपे थे, हमारी जो किसानों की समस्या को रखे थे, किंतु कोई प्रकार का जांच पड़ताल या पूछ परख या कोई सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित में आकर के हमारे किसानों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार। कबीरधाम में वन कर्मचारियों पर धमकाने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आपको बताते चले कि जिन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए पट्टाधारियों को धमकाया है और यदि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो उनका पट्टा निरस्त हो जाएगा, और जो कि घोर निंदनीय है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। वहीं इस मामले की पूरी शिकायत निर्वाचन आयोग को भी दी गई है। वो जंगल विभाग के फॉरेस्ट वाले आए रही से 18 तारीख के हमारे गांव कटंगी कला में जनबीट भी है, तो वहाँ आके जन हमारे वन विभाग से शासन द्वारा पट्टा प्राप्त हो है, वो पूरा क्या बोलते सर्वे ऐसे कुछ के बोला से, तो वो की यदि तू मना कांग्रेस पार्टी वोट नहीं दू अकबर के पक्ष में, तो तुम्हारा पट्टा फर्जी तरीका से बने इसे कह के निरस्त किया जाए। यदि तुमन वोट दू तो तुम्हारा पट्टा अवैध है, नहीं फिर निरस्त किया जाए। ऐसे टाइप मतदाता सूची में अन्य आदमी का नाम जुड़ा गया है, जो हमको आखिरी प्रकाशन होने के बाद जो है मालूम हुआ कि ये नाम जो है हमारे गांव का नहीं रहने वाला है, एक कांग्रेस के प्रचारक जो है अकबर का आदमी, उसके द्वारा ये नाम जोड़ा गया है। बीला कौन बोला है अकबर का आदमी के? हम जानते हैं ना, हमारे गांव में वो प्रचार करने पहले इससे पहले आए थे। मैं भूतपूर्व सरपंच हुआ ग्राम पंचायत का, हमको मालूम है कौन आदमी क्या है, हम भी जानते हैं। कोटला विकास खंड है, लोहारा से अंदर अपन जब जाते हैं हनी घुट्टा घाट पे चढ़ने के लिए, तब ये स्थान पड़ता है। तो सामने चौक पर ही मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये लोग एकत्रित होकर खड़े थे, उनको बड़ा भय था मन में, बहुत भयक्रांत थे कि हमारा पट्टा तो अब निरस्त हो जाएगा, क्योंकि इनके घर में भाजपा का झंडा भी लग गया था। तो फिर जाकर के इनसे कहा गया कि तुम अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, जैसे कि आपने सुना वो ग्रामीण कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा ये पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा जाकर के वन विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं। अभी सामने दो विषय आए हैं। एक तो कुछ से अधिकारियों के द्वारा ये दबाव दिया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट दो, अन्यथा आपके द्वारा जो पट्टा मिला है पट्टा का निरस्तीकरण कर देंगे। ये चुनाव आचार संहिता के बिल्कुल प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पीछे में इनका कोई वरद हस्त है, उनके माध्यम से ये इस प्रकार से प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से हेलो जिंदगी अभियान चलाया गया, और जिसके तहत राजधानी रायपुर में बिकने वाले मादक पदार्थ जैसे नशीली दवाइयां और नशीली सिरप के व्यापार को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इस व्यवसाय में शामिल लोगों की पड़ताल पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और इसी क्रम में राजधानी रायपुर के थाना सरस्वती नगर क्षेत्र के अंतर्गत कुकुरबेड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 448 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर पुलिस द्वारा इलेक्शन के मद्देनजर और हाई अलर्ट रखते हुए अलग अलग प्रकार से जो नशीली प्रतिबंधित दवाइयां हैं, इनके खिलाफ भी सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाने और जो है क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने कार्रवाइयां की हैं। इसमें
टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मठपुरैना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास 2000 प्रतिबंधित टेबलेट नाइट्रोटेन टेबलेट जब्त किया गया है और सरस्वती नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबुड़ा एरिया से आरोपी है हरनाम सिंह। इनसे 448 नग प्रतिबंधित टेबलेट ट्रामाडोल। सिंगरौली में बरगवां पुलिस के अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि इस कड़ी में थाना प्रभारी आरपी सिंह ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध असलहे और अवैध शराब की बिक्री के अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई की है और जहां पुलिस ने मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले कि फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। गरियाबंद बस स्टैंड स्थित राजू भाई परिसर में हर साल की तरह इस साल भी गुजराती समाज ने गरबे का आयोजन किया है। गरबे को लेकर शहर में काफी धूमधाम भी देखी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि नवरात्रि के दौरान किए जा रहे गरबे के आयोजन में राजू भाई परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुटे और गरबे में हिस्सा लिया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर महिलाएं और पुरुषों ने गरबे के लिए ताल से ताल मिलाए और बड़ी संख्या में लोगों का ये गरबा बेहद ही मनमोहक लग रहा है। यहाँ पर लगभग 50 साल से ऊपर हो गया है गुजराती समाज के द्वारा गरबा का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ हर साल सभी कोई हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बहुएं हमारी सभी कोई बहुत हर्ष उल्लास से गरबा का प्रोग्राम करते हैं और माता जी की स्तुति करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हमारे गुजराती समाज गरियाबंद के द्वारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी धाकड़ पहचान है। वो तो है, तभी तो 60 साल का होते ही बाबूजी की वृद्धावस्था पेंशन अपने आप ही शुरू हो गई। काश मेरी भी पहचान होती तो जाति प्रमाण पत्र का काम झट से हो जाता। वैसे चाचा जी, कौन है ये धाकड़? कोई ऊंची जान पहचान वाले होंगे? हाँ बेटा, बहुत धाकड़ से। कौन? और कौन? धाकड़ हैं हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी, जिनने हमारा पहचान पत्र दिलाया और साथ में पेंशन भी दिलाई। तेरा भी काम करवा दूं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया, जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बड़ा धाकड़ है ना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे कुछ भी परेशानी होती है तो झट से ऑनलाइन जाता है और इसका काम हो जाता है। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी धाकड़ पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है? अपने वाले धाकड़ से। मतलब? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, हम पे कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े, तो हुए ना वो धाकड़। ये बात तो तूने सही कही। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अरे संभल के ताई, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है और तू धाकड़ बनकर टहल रही है। मुझे तो धाकड़ों ने धाकड़ बनाया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका इलाज डॉक्टर धाकड़ ने करा था? धाकड़ तो अपने मोदी जी हैं और मनोहर लाल जी।
मतलब? अपने प्रधानमंत्री जी ने और अपने मनोहर लाल जी ने हम सबको मुफ्त इलाज दिलवाया और उसी से मैंने अपने घुटनों का इलाज करवाया। अरे वाह ताई। रुकने के दिन तेरे, मैं तो चली कौन अपने। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। जो ठाना वो कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोंडागांव में सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान। पीएम मोदी के साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को लिया आड़े हाथ। कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कोरबा में बीजेपी नेता के घर ईडी की छापेमारी कार्रवाई। गोपाल मोदी के ठिकानों पर दी दबिश। नान घोटाले से जुड़े मामले की कर रहे जांच। रायपुर में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए दागे कई सवाल। चुनावी सरगर्मी के बीच मानपुर मोहल्ला में बीजेपी नेता की हत्या। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। बिरजू राम तारम को उतारा मौत के घाट। गरियाबंद में गुजराती समाज ने किया गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने गरबा में लिया हिस्सा। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए महिलाएं और पुरुष। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब ऊब चुकी है। खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना हुआ है उसके पीछे कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की तरफ से सहायता दी है और एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया। किसानों से धान खरीदी के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहां के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की और ऐसा लगता है कि यहां की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है और यहां तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से वो यहां के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। खबर कोंडागांव से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। वहीं मंच पर तीखे तेवरों के साथ में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाते बनाते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक को भी चुनौती दे डाली। आपको बता दें कि साथ ही अपना पक्ष रखते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने रेल, प्लेन, तेल सभी को बेच डाला है। अब उनकी नजर बस्तर के बस्तारनार पर है। जैसे कि सत्ता में आएंगे वैसे बस्तर का खनिज अडानी को जो है वो बेच देंगे। वहीं धान खरीदी पर पीएम मोदी के बयान पर सीएम ने सीधा हमला करते हुए कहा कि 2014 में तो डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी बोनस तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इस दौरान सीएम बघेल ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का घेराव किया।
बुलंद है, धान के पैसा पाए, राहुल गांधी किसान में किस्ता है, पता नहीं जिंदा है, आवाज की चिंता है। अब लबारी मार के चल रही थी धान हम खरीदता। मैं रमन सिंह से पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार है 2014 में, केंद्र में मोदी जी से, राज्य में रमन सिंह जी से 10 क्विंटल खरीदे फैसला कौन कही है? ये आंदोलन करें हम तो 15 क्विंटल छूटता है और बोनस में कौन बंद करे? 2 साल के बोनस बांचे हैं नहीं बांचे हैं? मोदी जी कहे जब रमन सिंह बंद करी हुई डबल इंजन की सरकार, हाँ 56 लाख मीट्रिक टन, आज खरीदे थे 107 लाख मीट्रिक टन। ये साल तो जब से हम कहें 20 क्विंटल खरीदो, ये साल 1.25 लाख किसान संख्या बांट 1.25 लाख। 2023 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है, जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी और इसी तिथि को कोंडागांव विधानसभा के विधायक प्रत्याशी मोहन मरकाम और केशकाल विधानसभा के विधायक प्रत्याशी संतराम नेताम ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नामांकन भरा। इस दौरान मौके पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जिले के तीनों सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कर कोंडागांव पहुंचे, जहां समय को देखते हुए हेलीपैड से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 83 से मोहन मरकाम और केशकाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 82 से संतराम नेताम के नामांकन फॉर्म को जमा किया। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसे देखते हुए जनता ने एक बार फिर भूपेश सरकार को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला छत्तीसगढ़ की जनता जरूर लेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको, आप लोग वहीं आइए। मैं इतना कह सकता हूं कि बघेल सरकार ने 5 साल जो काम किया है, जनता रायपुर की, छत्तीसगढ़ की, उन्हें भरपूर आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है और इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, अपनी तरफ से आहुति देने के लिए मैं भी आया हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिस तरह मॉरल हाई है और जिस तरह भाजपा सरकार ने एक प्रयास किया है 5 साल तक छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का, उसका बदला जरूर जनता लेगी। अमित शाह को वही राज्य दिए जाते हैं जो भाजपा हार रही होती है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता के साए में ईडी ने धमतरी और कुरूद जैसी जगहों में राइस मिलों के दरवाजे खटखटाए हैं, जिससे दोनों ही जगहों पर काफी हड़कंप मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में ईडी ने कुरूद के राइस मिल और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोशन चंद्राकर के घर और दफ्तरों को खंगाला है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से उनके हाथ कोई जानकारी नहीं लगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने मार्कफेड का रुख किया और अब मार्कफेड का दफ्तर भी ईडी के द्वारा खंगाले जाने की जानकारी मिली है। पता चला है कि ईडी की टीम धमतरी डीएमओ सुनील सिंह के दफ्तर भी पहुंची, जहां उनकी ओर से काफी देर तक दस्तावेज खंगाले जाते रहे। अब ईडी के हाथ क्या लगा है और कितना लगा है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। कोरबा, दुर्ग और तिल्दा में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी मिल रही है कि राइस मिलर्स और कारोबारियों के यहां पर नान घोटाले से जुड़ी जांच के संबंध में रेड पड़ी है। आपको बता दें कि रायपुर के
तिल्दा नेवरा में तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। वहीं कोरबा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और व्यवसायी गोपाल मोदी के घर पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की। सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने गोपाल मोदी के सीतामढ़ी स्थित निवास पर रेड डाली, जहां 5 सदस्यीय टीम ने उनके ठिकाने पर दबिश दी। आपको बता दें कि गोपाल मोदी वर्तमान में बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष हैं। वे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इस बार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने युवा चेतन यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। टिकट फाइनल होने के बाद चेतन यादव शहर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। स्थानीय शहीद पार्क पर कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद में यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार के राज में तंग हो चुकी है, उन्हें जो है इससे मुक्ति दिलाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। साथ ही शहर को धार्मिक और सुंदर शहर बनाने का वादा करते हुए चेतन यादव ने कहा कि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास अस्थायी परमिट है जो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। जी, आज टिकट का फाइनल नहीं है। टिकट की जगह जनता उज्जैन शहर की जो व्यर्थ थी, परेशान थी, भ्रष्टाचार से डर रही थी, गुंडागिर्दी से, यहाँ जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने चयनित करके जनता के बीच में भेजा है। और ये दोनों हाथ जोड़ के विनती की है कमलनाथ जी ने कि इंसाफ करिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार, गुंडों की सरकार को पलट डालिए, शिवराज को इस जड़ से उखाड़ के फेंकिए। उज्जैन शहर को शांत, खूबसूरत और धार्मिक नगर बनाना है। हम सबको साथ चलना है। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के दौरे लगातार कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 5 साल में बीजेपी ने क्या किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1,75,00,000 जो रुपए हैं वो हितग्राहियों के खातों में डाले और धान खरीदी को लेकर बड़े फैसले किए। आम जनता के लिए लगातार कार्य कर रही और साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने और कांग्रेस पार्टी दमखम में मैदान में उतरेगी। मैं सिर्फ इन नेताओं को आज आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं। भाई भाजपा वाले आओ, पर ये तो बताओ तुमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है। ईडी सीबीआई छोड़ो तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या है। उन योजनाओं को बताओ कि 5 साल में हमने ये छत्तीसगढ़ को दिया है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, करीब जो नेशनल अवार्ड होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय 65 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के तमाम मद होते हैं, उनमें 65 पुरस्कार मोदी सरकार ने बघेल सरकार को दिए। 65। तो जब जिस राज्य को आप अपने विरोधी राज्य को 65 पुरस्कार दे रहे हो, उसके खिलाफ आपकी बोलने की नैतिक साहस कैसे हो। नहर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जहां एक और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए विधानसभा महर का बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भरोसे पर मोहर लगाने के लिए श्रीकांत चतुर्वेदी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और सभी मंडल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर लगातार क्षेत्र के गांव-गांव, गली-गली में जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विधानसभा के अमदरा क्षेत्र पहुंचे श्रीकांत चतुर्वेदी ने अपनी लाडली बहनों, वृद्धजनों और युवाओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास और जनता का जनार्दन की सेवा ही मेरा पहला और आखिरी लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम तारीख
20 अक्टूबर 2023 रहा। इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में हजारों की संख्या में बाइक और पैदल रैली के साथ में बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास गरीबों का बनने नहीं दिया, जिसे बीजेपी की सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। नारायणपुरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार कश्यप जी के फॉर्म फाइलेशन में उपस्थित रहने का मुझे अवसर मैं कांकेर जिले के अति संवेदनशील और आदिवासी बहुल क्षेत्र अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग और कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके मंतूराम पवार ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि अनूप नाग को कांग्रेस से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट नहीं मिला, जिसके कारण बगावती रुख अख्तियार कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं मंतूराम ने भी पहले से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए थे। कहना उचित नहीं होगा। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया। सागर में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इसमें सागर विधानसभा से निधि सुनील जैन को मौका दिया गया, जिसके बाद में निधि जैन शहर के हृदय स्थल 3 बत्ती पहुंची। आपको बता दें कि जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती इलाके में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम कमलनाथ का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिले में 4 महिलाओं को टिकट दिया है। % पास हुआ और उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड में 4 महिलाओं को 50% आरक्षण हुआ है और 4 महिलाओं को सीट दे दी विधानसभा की। इतना बड़ा और हम लोग 4 महिलाएं जीत के आने वाली हैं। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर हम जा रहे हैं। चुनाव होता है तो वो तो चुनौतियां होती ही हैं। हर पार्टी के लिए चुनौती होती है, सामने वाली पार्टी के लिए भी, और अगर थर्ड फ्रंट भी आता है, सबके लिए चुनौती का ही विषय होता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज को, अपने शहर को किस तरह प्रभावित कर पाते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बीजेपी नेता बिरजूराम तारम के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। मामला औंधी चौकी क्षेत्र के सरखेड़ा गांव का है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 56 साल के बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बिरजूराम के घर हथियारों से लैस कुछ अज्ञात लोग पहुंचे। इस वारदात में नक्सलियों का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही, हालांकि इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। महासमुंद जिले के पुलिस आर्ची केंद्र में पुलिस स्मृति
दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं इस कार्यक्रम में कलेक्टर प्रभात मलिक और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने शहीदों के परिजनों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जिन शहीद के परिजनों ने समस्या बताई उनका तत्काल निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूरे जिले से आए पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम उमेश साहू समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। पुलिस स्मृति दिवस हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के शहीद और भारत में अन्य जगह भी शहीद होने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और कृतज्ञता अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हमारे जिले में 19 शहीद परिवार हैं, उनको बुलाकर उनकी समस्याएं पूछी गई, उनको सम्मानित किया गया और हमारे स्तर की जो समस्या हम अपने से सुलझाते हैं और जिला स्तर की होती है कलेक्टर महोदय के पास भेज के समस्या। देखिए, शहीदों के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए स्कूल में एडमिशन में प्राथमिकता होती है, उसे हम दिलवाते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और जो जो सुविधा शासन की हम उनको बताते हैं और उनके प्रति अवेयर करते हैं। आज शहीद दिवस में हमारे जिले में 19 परिवार हैं, जिनके परिवार के लोग देश की सेवा में शहीद हुए हैं, तो उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही में परिवार के साथ बातचीत हुई है, एक दो जो समस्याएं बताई हैं मेरे और एसपी साहब के द्वारा, उसका निराकरण की प्रक्रिया का दिया गया है, अगले 15-20 दिन में हो जाएगा। तो एक अच्छा ये होता है जब हम परिवारों से बात कर पाते हैं, उनकी समस्याएं सुन पाते हैं और उनको उनके परिवार ने जो इतना बड़ा बलिदान देश के लिए दिया उसके लिए धन्यवाद कर पाते हैं। नहीं, जब भी होता है जैसे परिवार में एक अनुकंपा नियुक्ति और अन्य वो होते हैं, बट उसके अलावा छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो क्योंकि शहीद के परिवार है हम उसको और प्राथमिकता से करते हैं जो शायद बाकी में लगे। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे पहले से संपर्क में रहे, कोई भी समस्या आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम सबसे प्राथमिकता पे सॉल्व करें, वही हमारी कोशिश है। 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। कोरबा के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कार्यालय परिसर स्थित अमर जवान स्मृति पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में कोरबा के तमाम लोग और पत्रकार भी उपस्थित रहे। पूरे देश में हर साल 21 अक्टूबर को शहीद जो पुलिस जवान रहते हैं उनके स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक पुलिस इकाई का ये कर्तव्य होता है कि अपने शहीद जवानों के लिए एक स्मृति कार्यक्रम आयोजित करके उनकी शहादत को नमन करें और श्रद्धांजलि दें। उसी के तारतम्य में आज कोरबा पुलिस में भी हमने ये कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम के लिए जो कोरबा पुलिस या कोरबा जिले से जो पुलिस जवान पीछे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को हमने यहाँ पे ससम्मान एज ए गेस्ट बुलाया था और उनके साथ और अपनी पूरी पुलिस इकाई के जवानों के साथ पिछले साल भर में जो हमारे 170 के आसपास जवान शहीद हुए उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी, अर्पित की और उनके नमन किया। कांकेर जिला के अंतागढ़ और कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिलपरस में नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे फेंके थे, जिसके बाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। उसी दौरान चिलपरस में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। जिला कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है। अभी तक की जानकारी में 2 नक्सल डेड बॉडी एवं इंसास राइफल, बर्मा राइफल बरामद हुई है। एरिया में सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। मैनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के किसानों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। अपने निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिलाधीश से मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने अपना मांग पत्र अपर कलेक्टर अविनाश भोई को सौंपा है। आपको बता दें कि कांदा डोंगर कुलेश्वरी दाई संघर्ष समिति खोखमा के अध्यक्ष चित्रसेन नागेश के अनुसार खरीफ सीजन में
बारिश कम होने से धान की फसल है उसे पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसको लेकर किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा अमल नहीं किए जाने से किसानों में नाराजगी देखने को मिली, जिसको लेकर किसानों ने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का ऐलान किया है। मैं किसानी कार्य करता हूं, लेकिन पानी के अभाव कारण मैं रोप नहीं पाया। उसका धान भी बोया था, धान भी 82 रोपा, कुछ नहीं हो पाया, पूरा धान जल गया है। तो अभी तक के हम लोग सरकार को आवेदन कलेक्टर महोदय को 6-9 को दिए थे, अभी वर्तमान में अभी भी आके दिए हैं, उसका कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग किसान लोग आक्रोश होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम लोग जो है ना सहकारी समिति खोखमा के अंतर्गत 11 पंचायत के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आए हुए हैं और कलेक्टर महोदय को मिलना था, किंतु दौरा के कारण अभी हम अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप करके आए हैं। जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। अब अपर कलेक्टर महोदय लिए हैं और 18/10/2023 को बैठक हुई थी, हमारी 11 पंचायत की बैठक, जिसमें हम 6/9/2023 को कलेक्टर महोदय को आकर के भी इसके संबंध में हम ज्ञापन सौंपे थे, हमारी जो किसानों की समस्या को रखे थे, किंतु कोई प्रकार का जांच पड़ताल या पूछ परख या कोई सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित में आकर के हमारे किसानों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।